YouTube चैनल में ई हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं आपका होस्ट संदीप के कनिष्क एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत में आज हम बात करेंगे एक नए राजवंश के बारे में जिसका नाम था वाकाटक वंश। इसके राजा, इसकी उपलब्धियां क्या रही है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वाकाटक वंश दक्षिण और मध्य भारत में शासन करते थे। एक बहुत बड़ा भारत का भूभाग जो है इन्होंने अधिकार में लिया था। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा करीब 250 ईस्वी में की गई थी। विंध्य शक्ति ने 250 से 270 ईस्वी तक शासन किया है। करीब 20 साल का शासन इसका रहा है। विंध्य शक्ति का उल्लेख हमें अजंता अभिलेख से मिलता है और इसमें कहा गया है कि विंध्य शक्ति आरंभ में सातवाहनों के अधीन एक सामंत था। इस अभिलेख में उसे केतु कहा गया है, लेकिन यह माना जाता है कि शुरुआत में विंध्य शक्ति एक स्वतंत्र शासक नहीं था। उसके बाद के जो शासक आए हैं उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। दूसरा राजा आता है प्रवरसेन प्रथम 270 से 330 ईस्वी। इसे इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसने पहली बार इस वंश में सम्राट की उपाधि धारण की। इससे पता चलता है कि वह एक स्वतंत्र शासक रहा है। इसका वर्णन हमें पुराणों में भी मिलता है, जहां इसे प्रवीर नाम दिया गया है। इसने मध्य प्रदेश, मालवा, उत्तरी महाराष्ट्र और काठियावाड़ ये कुछ एक क्षेत्र थे जिन पर विजय हासिल की। यह 7 अश्वमेध करने वाला, जो कि यज्ञ होता था, उसे परफॉर्म करने वाला भारत का एकमात्र शासक रहा है। 330 में प्रवरसेन की मृत्यु होती है और नया राजा बनता है रुद्रसेन प्रथम 330 से 335। सिर्फ 5 साल का शासनकाल इसका रहा है। यह प्रवरसेन का पोता था और इसके काल में गृह युद्ध शुरू होता है। इसे 2 चाचाओं और अपने भाई सर्वसेन से संघर्ष करना पड़ता है राजगद्दी हासिल करने के लिए। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें रुद्रसेन का वर्णन किया गया है, जहां हम यह देखते हैं कि इसकी लड़ाई या इसका जो संघर्ष था वह समुद्रगुप्त के साथ भी हुआ है। इसके काल में जो इसका भाई था वह इससे अलग हो गया और उसने वाकाटक वंश की दूसरी शाखा बसीम में स्थापित की। तो इसके काल में हम देखते हैं वाकाटक 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पहली शाखा प्रवरपुर नंदीवर्मन शाखा कहलाई और दूसरी शाखा वत्सगुल्मा शाखा कहलाई। इसके बारे में भी हम इसी लेक्चर में बात करेंगे। 335 में पृथ्वीसेन प्रथम शासक बनता है। 380 तक इसने शासन किया। इसका वर्णन हमें बालाघाट अभिलेख से मिलता है, जहां हमें यह पता चलता है कि इसने कुंतल राज्य को जीता था। बसीम शासक, जो कि इन्हीं की एक दूसरी शाखा थी, विंध्य सेन से इसने लंबे अंतराल के बाद मैत्रीपूर्वक संबंध स्थापित किए। नचना अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि इसने बघेल खंड पर भी अधिकार किया था। हमें यह भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जब शकों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था तो पृथ्वीसेन ने इसकी मदद की थी। पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन
से गुप्त राजकुमारी प्रभावती का बाद में विवाह हुआ। तो दोनों ही राजवंशों के बीच मैत्रीपूर्वक और वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। 380 में नया राजा बनता है रुद्रसेन द्वितीय, 380 से 385 ईस्वी। अब इसके काल में वाकाटक राज्य पर गुप्त राज्य का प्रभाव बढ़ता गया, क्योंकि वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे और गुप्त जो है वो वाकाटक वंश से ज्यादा शक्तिशाली और अच्छे रहे हैं। रुद्रसेन की मदद से बाद में चंद्रगुप्त ने फिर से शकों को पराजित किया। 405 में एक नया राजा मिलता है जिसका नाम है प्रवरसेन द्वितीय, 405 से 415, करीब 10 साल इसने शासन किया है। प्रवरसेन द्वितीय के हमें 17 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो उसने जारी किए थे। इसके काल में खास करके साहित्य का विकास हुआ है और एक ग्रंथ लिखा गया है जिसे सेतुबंध नाम दिया गया। सेतुबंध रामायण की कहानी है जिसे प्राकृत भाषा में लिखा गया है। राम की लंका पर जो विजय है उसको इलेबोरेट किया गया है इसमें। इस काल में सारी शक्ति गुप्त राजकुमारी प्रभावती गुप्त के हाथों में रही है, तो इसीलिए गुप्त साम्राज्य का प्रभाव वाकाटक वंश पर बढ़ता गया। इसके काल में एक नई राजधानी स्थापित होती है जिसे प्रवरपुर कहा गया। तो 415 ईस्वी में इस राजा की भी मृत्यु हो जाती है। अगला राजा बनता है नरेंद्र सेन, 440 से 460। उसके बाद पृथ्वीसेन द्वितीय, 460 से 480। ये छोटे मोटे राजा रहे हैं। बात करते हैं हम दूसरी शाखा की जिसे वत्सगुल्मा शाखा कहा जाता है, जिसकी स्थापना सरोसेन के द्वारा की गई थी। सरोसेन ने अपनी राजधानी वत्सगुल्मा को बनाया जो कि बसीम का क्षेत्र है, इसीलिए इस वंश को वत्सगुल्मा शाखा भी कहा गया। 330 में इसका पहला राजा मिलता है सरोसेन, 330 से 355 ईस्वी। इसने धर्मराज की उपाधि धारण की और हरि विजय नामक एक किताब की रचना प्राकृत भाषा में इसके द्वारा की गई है। इसके बाद दूसरा राजा आता है विंध्यसेन, 355 से 400 ईस्वी। इसने विंध्य शक्ति की उपाधि धारण की और इसके बारे में हमें बसीम ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि इसके द्वारा कुंतल राजा को हराया गया था। 400 ईस्वी में प्रवरसेन द्वितीय नया राजा बनता है। 415 तक इसने शासन किया। इसके बारे में अजंता की गुफा नंबर 16 का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वर्णन मिलता है। इस अभिलेख में इसे बुद्धिमान, शक्तिशाली और उदार राजा कहा गया है। 415 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसका 8 साल का बेटा राजा बनता है, हालांकि किसी भी अभिलेख में इसके 8 साल के पुत्र की जानकारी नहीं है, उसका नाम नहीं दिया गया है। 450 से 475 देवसेन शासन करता है। बहुत छोटा था, इसलिए इसका जो प्रधानमंत्री था हरिभोज, उसका प्रभाव पूरे राज्य पर बना रहा। 475 से 500 ईस्वी हरिसेन नया राजा बनता है। वह देवसेन का पुत्र था और बौद्ध धर्म तथा कला का एक बड़ा संरक्षक इसे माना जाता है। इसके काल में कई सारी अजंता की गुफाएं बनी। इसका वर्णन गुफा नंबर 16 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसके द्वारा अवंती, कौशल, कलिंग, आंध्र, लाट, तिरुक्त और कुंतल इन राज्यों को जीता गया।
इसका जो प्रधानमंत्री था वराहदेव, उसके द्वारा अजंता की गुफा नंबर 16 में एक बौद्ध विहार का भी निर्माण किया गया है। अजंता की 3 गुफाएं, 2 विहार, वो गुफा नंबर 16, 17 और 21, इनमें जो चित्रकारी हुई है वह हरिसेन के काल में ही संपन्न हुई है। अजंता की गुफा नंबर 9, 10, 12, 13 और 15A यह हरिसेन के काल में ही निर्मित की गई। हरिसेन के बाद 2 शासकों ने शासन किया जिनके नाम हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। बाद में महिष्मति के कलचुरी शासकों द्वारा इस वंश का पतन कर दिया गया और यह वंश भी समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं संदीप के कनिष्क आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।